हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम 8 सेट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सभी प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिए गए हैं। इसमें आपको इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ईवीएस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह वीडियो पीआरटी 6 to 8 टीजीटी पीएचडी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं डिटेल इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। यह प्रावधान किया गया कि भारत ताज के नाम पर एक सरकार होगी और गवर्नर जनरल को वायसराय नामक एक नया शीर्षक दिया गया जो ताज का प्रतिनिधि होगा। गवर्नर जनरल के स्थान पर अब क्या होगा? वायसराय। और भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। यही बात करें 1857 की क्रांति की, तो किसके समय में हुआ था? तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था और ये भारत का पहला वायसराय था। ठीक है। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय पूछ रहा है, इसमें कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509, ध्यान रखिएगा, 1505 से 1509 तक भारत के पुर्तगाली राज्य का पहला गवर्नर और वायसराय था। ठीक है। ब्लू वाटर की नीति को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा विकसित किया था। मैंने बताया था ब्लू वाटर नीति जो है किसने अपनाया था? तो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। वास्को डी गामा भारत का पहला पुर्तगाली था और साथ ही 1498 में समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली और पहला यूरोपीय था। ठीक है, जो 1498 में भारत आया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कई बार ये पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली सत्ता का भारत में वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। ये भी पूछा गया है। ठीक है, कब छीना था? 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा। किसने? अल्बुकर्क ने। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठगी प्रथा का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। ठगों का उन्मूलन विलियम बेंटिक तथा कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था।
इंपॉर्टेंट है ये। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। यहाँ पूछ रहा है भारत सरकार अधिनियम, कौन सा भारत सरकार अधिनियम प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। 1935 के अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसे केंद्र में लागू किया। ये ध्यान रखिएगा, प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। अब इसे कब लागू, कहाँ पे लागू किया गया? तो केंद्र में लागू किया। अच्छा, ये प्रांत में द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया था। और समाप्त कब किया गया? तो आपका 1935। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू हो गया। ठीक है, 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और अखिल भारतीय संघ की बात कही गई। इसमें देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। इसमें विधानों के आकार में वृद्धि और मताधिकार का विस्तार किया गया। विषय के विभाग की बात करें तो 3 सूची, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में आपका 49 विषय, प्रांतीय सूची में आपका 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। ठीक है, इसमें आपका प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई थी और संघ की बात कही गई थी। ठीक है, 1935 के अधिनियम में इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में। अच्छा, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने किया था 1772 में। ये तो हो गया आपका बंगाल की बात। अगर हम बात करें प्रांतों में द्वैध शासन, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लागू हुआ था प्रांतों में। और प्रांतों में जो आपका द्वैध शासन समाप्त कब हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। तो आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, देखते हैं आगे। 1957 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी के इस्तीफे के बाद दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था। ध्यान रखिएगा, जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये विशेष अधिवेशन था जिसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के समय भारत का जो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1947 में भारत आजाद हुआ, तब जेबी कृपलानी कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। कई बार ये पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2016 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कैबिनेट मिशन इटली सरकार, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था जो 24 मार्च 1946 में भारत आया था। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मार्च 1946 में यह भारत आया था, ठीक है। उस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इटली था। मिशन में आपका 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे। इन सदस्यों का नाम भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है, ठीक है। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, 3 सदस्य थे इसमें, इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के तरीकों और साधनों का पता लगाना, संविधान निर्माण मशीनरी के गठन के लिए उपाय सुझाना और अंतरिम सरकार की स्थापना करना कैबिनेट मिशन का क्या था? उद्देश्य था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? इंपॉर्टेंट है, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों ने किसके विरुद्ध लड़ी थी? ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। 1760 में वांडीवास की लड़ाई भारत में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ाई थी। वांडीवास की लड़ाई फ्रांसीसी और ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के बीच लड़े गए तीसरे कर्नाटक युद्ध का क्या था? ये हिस्सा था। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व, ये पूछा गया है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। वांडीवास की लड़ाई में जो है ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने किया था। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो काउंट डी लाले ने। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ यह युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। ये पूछा जाता है, ठीक है। 1763 के पेरिस संधि के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया था। यह स्वयं वैश्विक 7 वर्षों के युद्ध का क्या था? एक हिस्सा था, ठीक है। नेक्स्ट है, विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों और उनके समाचार पत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही पूछा है? इसमें कौन सा सही पूछा है? तो तारकनाथ दास, देखिए उल्टा दिया है, ये आपका गलत है। तारकनाथ दास का जो है आपका, ये आपका फ्री हिंदुस्तान, ये पूछा गया प्रश्न, फ्री हिंदुस्तान, तो ये आपका किसका समाचार पत्र है? तो ये आपका तारकनाथ दास का है। रामनाथपुरी आपका हो जाएगा सर्कुलर ए आजादी। और श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, कल ही बताया था मैंने, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही पूछा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तारकनाथ दास की बात करते हैं तो तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता हैं जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक समाचार पत्र शुरू किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा, पूछा गया है ये। फ्री हिंदुस्तान अप्रैल 1908 में प्रकाशित हुआ था। रामनाथपुरी की बात करते हैं तो वह एक भारतीय अमेरिकी स्वतंत्रता सेनानी थे जो सर्कुलर ए आजादी समाचार पत्र के संपादक थे। 1907 और 8 में के बीच सर्कुलर ए आजादी में 3 मुद्दों को प्रकाशित किया गया था। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कौन इसके जो है इसका प्रकाशन किसने किया था, यही पूछा जाता है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात करें तो श्यामजी कृष्ण वर्मा एक भारतीय क्रांतिकारी सेनानी, वकील और पत्रकार थे। लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी, कल बताया था और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की। दोनों इंपॉर्टेंट है, लंदन में किया था किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ठीक है। उन्होंने 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट अखबार का प्रकाशन और संपादन किया था। अगला है, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, ऑप्शन ए। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आजाद हिंद फौज यानी INA आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े रहने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ कौन शामिल हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और आजाद हिंद फौज आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ, इसमें पूछ रहा कौन शामिल हुआ?
देखिए बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो कौन शामिल हुए थे? तो शीलभद्र याजी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस के साथ शामिल हुए और वे आईएनए आंदोलन के से सक्रिय रूप से जुड़े। शीलभद्र याजी बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अहिंसक और हिंसक रूप से जुड़े थे। पंडित शीलभद्र याजी का जन्म 22 मार्च 1906 को बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर गांव में हुआ था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1939 में इसकी स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और मैं बताया भी उसको। अगला है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी ये बात। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कई बार पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है, 2 में भी पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में। तो इंपॉर्टेंट है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो इनके पास था आपका खाद्य और कृषि विभाग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 1946 के अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्रालय और राष्ट्रमंडल संबंध जो था इनका था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, खाद्य और आपूर्ति। डॉक्टर जॉन मथाई उद्योग और जो है आपूर्ति। ठीक है, जगजीवन राम, ये भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, जगजीवन राम जो आपका श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सी.एच. भाभा आपका खान और बिजली। लियाकत अली खान आपका वित्त मंत्री और अब्दुल रब निस्तारी डाक और वायु। और देखते हैं औड़ा आसफ अली की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, रेलवे और परिवहन। सी राजगोपालाचारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा और कला। आई चुंडीगढ़ के पास आपका व्यापार। गजनफर अली के पास जो आपका स्वास्थ्य और जोगिंदर नाथ मंडल के पास आपका कानून। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जगजीवन राम है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये आपका एच.सी. भाभा भी इंपॉर्टेंट है और आसफ अली, सी राजगोपालाचारी। इतना आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1946 का तेभागा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तेभागा विद्रोह 1946 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है ये। 1946 में बंगाल का तेभागा आंदोलन किसान आंदोलन में सबसे अधिक शक्तिशाली था। किसानों ने आयोग फ्लड कमीशन की सिफारिश के अनुसार किराए की दर को 1/3 तक कम करने के लिए संघर्ष शुरू किया। ठीक है, फ्लड कमीशन की जो सिफारिश आई थी उसके अनुसार। इस आंदोलन का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान सभा ने किया, जो भारतीय साम्यवादी पार्टी की किसान सभा शाखा थी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता की बात करें तो कंपा राम सिंह और भवन सिंह थे। ठीक, नेक्स्ट, नेहरू रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेहरू रिपोर्ट में प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया था? नेहरू रिपोर्ट ने प्रमुख रूप से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो इसमें आपका पहला है, भारत को तुरंत औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए। बिल्कुल सत्य है, इसमें बात कही गई थी। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, ये भी कही गई थी इसमें। केंद्र व प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन, ये भी आपका नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोग सभी, ऑप्शन डी। 15 अगस्त 1928, जरूर ध्यान रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में। ठीक है, कि नेहरू रिपोर्ट एक ज्ञापन था जिससे भारत के लिए एक नई स्वतंत्र उपनिवेश स्थिति का प्रस्ताव दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत के संविधान के लिए संघीय सरकार स्थापित करना भी था।
अल्पसंख्यकों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए कहा गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा यह तैयार किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू क्या थे, सचिव थे। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। किसने पेश किया था इसे तो मोतीलाल नेहरू। अगला, मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मूल रूप से सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में 1875 में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा गया प्रश्न है तो ध्यान रखिएगा। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के बाद 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक है, 1920 में क्या हो गया, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा इसमें करा सही नहीं है? एलोरा की गुफाएं, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, बिल्कुल सत्य है ये। महाबलीपुरम का निर्माण पल्लव शासक ने करवाया था, ये भी सही है। खजुराहो, इसका निर्माण ये आपका चंदेलों ने कराया था, ये भी सही है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण आपका मौर्य युग में नहीं हुआ था, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और उनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, तो तंजौर में है ये, ठीक है, तंजौर में है। राजराज प्रथम का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है ये। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? इंपॉर्टेंट है ये, आपका बीपीएससी टीजीटी में पूछा गया था ये, पिछली बार तैयारी 1 में पूछा गया था ये टीजीटी में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कालीबंगा या कालीबंगन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कालीबंगा का संबंध पश्चिम एशिया के व्यापार से था। इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा की बात करें तो ये आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो घग्गर नदी, ठीक है, और कहाँ पे है, राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़िया इसका अर्थ होता है। इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई थी और 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में इसकी क्या होती, खुदाई की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, जूते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा से। यहाँ के भवनों हो गए, यहाँ पे भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था। यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त आपका नर्तकी की मूर्ति, पहले तो यही ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो से। किस धातु की बनी थी ये, तो आपका कांसे की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति काष्ठ धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, आपका एक स्थल है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर है इसकी क्या, ठीक है, 10 इसकी जो है लंबाई है। इस मूर्ति की खुदाई ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में की थी। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं, आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल से, ये ध्यान रखिएगा। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे,
तो आपका सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। और सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है ये। ठीक है। यहाँ से आपका कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी पूछा गया आपका टीजीटी में। सिंधु सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो ये आपका कुबड़दार बैल के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में कुबड़दार बैल की पूजा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोहरों पर जो है सर्वाधिक अंकन किसका है? तो एक सींग वाले बैल का है। एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले बैल। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी, रुद्र देवता यानी पशुपतनाथ, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। लोथर और कालीबंगा के पुरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदिकाओं के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आपका प्रकृति की पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते थे। देखिए यहाँ पे लोथल भी आया है। लोथल मैंने बताया था कल ही। लोथल से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और ये आपका गुजरात राज्य में है। ठीक है। और भोगवा नदी के किनारे है। और कालीबंगा अभी बताया था, ये राजस्थान में है। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है? ये भी टीजीटी का प्रश्न है। वैदिक काल में पुर का अर्थ है, तो पुर का मतलब होता है दुर्ग या किला। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ दुर्ग या किला होता है। वैदिक काल में इंद्र को अंतरिक्ष का देवता एवं विश्व का स्वामी कहा गया है। वैदिक काल में भगवान इंद्र को पुरंदर, ठीक है, पुरंदर अर्थात दुर्ग या किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। किससे? इंद्र को। ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। गलत कथन पूछ रहा है इसमें। तो पहला है कार्य का मात्रक जूल होता है। बिल्कुल सत्य है, कार्य का मात्रक आपका जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ये भी आपका सही है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, नहीं, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता। न्यूटन तो आपका बल का मात्रक होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का मात्रक आपका जूल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो आपका कार्य का मात्रक होता है, यानी जूल है। ठीक है। और शक्ति का मात्रक आपका क्या होता है? वाट होता है। ध्यान रखिए, मात्रक से एक प्रश्न जरूर आता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। कौन सी ऊर्जा जो है उसमें इकट्ठा होती है? तो ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा उसमें इकट्ठा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। किसी वस्तु में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि वह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए या अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं आती है। तब तक किस रूप में होगी? तो आपका स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है वह ऊर्जा संचित रहती है। धनुष की तनित डोरी को खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में ऊर्जा जो होती है उसमें किस रूप में होती है? तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें संचित हो जाती है। और यही ऊर्जा डोरी छोड़ने पर तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जब डोरी को खींचते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जब वही डोरी को छोड़ते हैं तो जो है आपका गतिज ऊर्जा में वह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है?
कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे हमें ऐंठन होती है, तो किसकी वजह से? तो ये आपका ऑप्शन बी, लैक्टिक अम्ल की वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसको समझते हैं। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, यानी कम होती है उस समय ऑक्सीजन की। ऐसी स्थिति में पेशियां पेशी कोशिकाएं अवायु श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। आंशिक विखंडन होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का, और उसकी वजह से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और यही लैक्टिक अम्ल जो है इकट्ठा हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है? ऐंठन महसूस होती है। और पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करने पर ऐंठन से आराम मिलता है, क्योंकि इससे रक्त का संचार क्या होता है? बढ़ जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे जो आपका जो लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है? पूर्ण विखंडन हो जाता है, इसलिए आराम मिल जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मान क्या है? तो आपका हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी ताकि वह पृथ्वी की सतह के संबंध में स्थिर है? इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी तैयारी 1 में पूछा गया, 2 में पूछा गया, 3 में भी पूछा गया है ये, और एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है ये। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन डैश कहलाता है। ठोस पदार्थ का डायरेक्ट गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन या उत्सादन, ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वपातन या उत्सादन या सब्लिमेशन इसे कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन तरल अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था के रूपांतरण की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन के रूप में जाना जाता है, और ये उष्माशोषी अवस्था होती है। उदाहरण के लिए बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण कपूर, सूखा बर्फ, नेप्थलीन, जो है आपका किसके उदाहरण है? तो कपूर की। अब की बार पूछा गया था ये भी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा रूपांतरण किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किससे होता है? तो विद्युत मोटर से होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करती है। दृष्ट धारा यानी डीसी मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, और एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, जनरेटर यानी जनित्र क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर आदि में का ये महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, सब में मोटर होता है। अगला है, अर्धचालकों को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होते हैं, अगर उन्हें हम गर्म करते हैं तो उनका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध उनका क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला है, घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है? बीपीएससी अपने एग्जाम में कई बार ये पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, घड़ियों में किस क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग होता है? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। अगला है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पलायन वेग क्या होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग को क्या कहते हैं? तो पलायन वेग कहते हैं, और इसे VE से दर्शाते हैं। और पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसी वेग से अगर फेंकेंगे तो पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर जाने के लिए क्या है, आपका न्यूनतम वेग है। ठीक है, अलग अलग ग्रहों का पलायन वेग उनके गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर भिन्न होता है। चंद्रमा का आपका 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, और ग्रहों में बृहस्पति का पलायन वेग सर्वाधिक होता है, 59.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा आपके लिए। अगला है, निम्नलिखित गैसों में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है, यानी लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो लाफिंग गैस किसे कहा जाता है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपका N2 इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, या कमरे के तापमान पर एक रंगहीन अज्वलनशील गैस है जिसमें एक मंद धात्विक गंध और स्वाद होता है। चेतना इसके चेतना शून्य करने वाले और दर्द कम करने वाले प्रभावों के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा उपयोग है। विशेष रूप से शल्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो जो आपका बेहोश करने के लिए जो एक तरीके से जो है जो आपका एनेस्थीसिया दिया जाता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहा किससे पीटा जा सकता है, तो किससे हम पीट सकते हैं और उसको सीट बना सकते हैं, तो धातु का हम बना सकते हैं। ये धातु का गुण होता है कि उसको हम पीट कर एक जो है पतली सीट बना सकते हैं। ये धातु का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, पीटने पर वो जो है फैलता है, ये धातु का गुण होता है। तो इसमें धातु देखना है कौन सा है, तो जिंक यार, यानी जस्ता आपका धातु है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। ये जिंक के बारे में बात कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए। धातुओं पर आघात किया जा सकता है, यानी उन्हें पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जिंक क्या आपका ये धातु है, इस प्रकार इसे पतली सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। और धातुओं की इस प्रवृत्ति को लचीलापन कहा जाता है और इसलिए धातुओं को आघातवर्धनी धातु कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। कौन सा रोग आपका विषाणु से होता है, यानी कौन सा रोग जो है वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से कौन सा रोग होता है, तो आपका चिकन पॉक्स। ठीक है, बाकी आपका हैजा टाइफाइड ये तो बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, चिकन पॉक्स एक वायरस से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स वारिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। वारिसेला वैक्सीन एक वैक्सीन है जो चिकन पॉक्स से बचाव करती है। अगर हम बात करें वायरस से होने वाले रोग की, तो चेचक, छोटी माता, कोविड-19, इन्फ्लुएंजा जो आपका नॉर्मल जुकाम होता है, पोलियो, रेबीज, गलसुआ, डेंगू बुखार, खसरा, ये सब आप क्या किससे होता है, वायरस से होने वाले रोग हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है क्योंकि उच्च पर्वतीय यानी जो हम पहाड़ों पर जाते हैं तो नाक से जो है खून बहने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखिए, तो ऑप्शन ए, रक्त कोशिकाओं का दबाव बाहरी दबाव से क्या होता है, अधिक हो जाता है। देखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। जब हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायु दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। हम जानते हैं कि ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, कम होता जाता है। और इसलिए अधिक ऊंचाई पर हमारे शरीर के अंदर रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। हमारे शरीर का क्या होगा, जो आपका रक्तदाब होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो क्या होता है आपका अधिक होता है वायुमंडल के मुकाबले, जो रक्त को नाक के रास्ते से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, इसी वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे भी एक बनता है प्रश्न। ठीक है, मापन से भी समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है आपका वायु दाब नापने के लिए। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की औसत गहराई लगभग 12,100 फीट है। महासागर के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहा जाता है और यह मैरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर में पश्चिम प्रशांत महासागर के नीचे स्थित है। ध्यान रखिए, जो आपका मैरियाना गर्त है, ये आपका क्या है, सबसे
गहरा गर्त है, ठीक है, सबसे गहरा गर्त है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है। और ये किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है, ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धावन सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। Na2CO3 क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है धावन सोडे का। धावन सोडा जो है एक सफेद रंगहीन पाउडर है। इसका रासायनिक सूत्र आपका होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। कभी इतना ही दिया होता है ज्यादातर, ठीक है। और इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। ये तो हो गया आपका धावन सोडा। एक होता है आपका मीठा सोडा, जिसे आप लोग खाने वाला सोडा कहते हैं, जिसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होता है। फार्मूला क्या होता है? तो NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक कौन सा है? एंटीबायोटिक कौन सा इसमें कौन सा है? तो आपका पेनिसिलिन होता है, एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन नहीं है, एस्प्रिन नहीं है। पैरासिटामोल भी नहीं, ये भी दर्द निवारक है। ये आपका सल्फाडाइजिन, ये भी आपका क्या है? प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनिसिलिन है और सल्फाडाइजिन है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एंटीबायोटिक दवा क्या होती है? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण और बीमारियों का इलाज करती है। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होने वाली संक्रमण का इलाज करती हैं एंटीबायोटिक्स दवाएं। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन क्या आपका प्रतिजैविक है? अच्छा, पेनिसिलिन की खोज पूछा जाता है, किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण, कमी यानी अभाव के कारण, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य यहाँ पे होगा, अभावजन्य, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अभावजन्य रोग कहा जाता है पोषक तत्वों की कमी के कारण जो आपके रोग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक तत्व की बात करते हैं तो आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, ये सब क्या है आपके? तो आपका पोषक तत्व है। अगला, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? ये भी पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो आपका चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जा सकता है? लौंग कई बार पूछा गया है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जा सकता है? ये तो आपका क्या होता है? पुष्प कलिका होती है, ठीक है, शुष्क पुष्प कलिका होती है आपके ये लौंग, ऑप्शन डी। अगला है, समान गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा है? समान गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? उसे हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, प्रसिद्ध अंगोरा ऊन डैश से प्राप्त किया जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के बारे में दिया है, इसमें करा कौन सा कथन गलत है? पहला है, प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करते हैं, बिल्कुल सत्य है। जैसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाते हैं, ऊर्जा जाती है तो कम होता रहता है, ठीक है, तो यही आपका क्षय होता है, यानी क्षरण होता है, उसका खत्म होता है, ये भी सही है, ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, कल ही बताया था, एक दिशी होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 10% होती है, बिल्कुल सत्य है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में आपका ऊर्जा का प्रवाह कितना होता है? तो 10% होता है, ठीक है, जिसे आप लोग 10% का नियम कहते हैं। तो इसे किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, कई बार बताया हूं। तो ये भी आपका क्या है? सही है, ये भी सही, ये भी सही है। अगला है,
हरे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में लगभग 10% सौर ऊर्जा से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। नहीं, कितना करते हैं कल ही बताया था। तो ये 1% मात्र करते हैं, ठीक है, 1% सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। 10% नहीं, यहाँ पे 1% होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। तो पौधे, एक तो पौधे बनाते हैं, तो इसमें देखते हैं कवक नहीं, कवक नहीं बनाते, प्रोटोजोआ भी नहीं बनाते। सवाल, सवाल में क्या क्या पाया जाता है आपका, ये आपका बनाते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सबसे ज्ञात उदाहरण आपका पादप है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपनी कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण तंत्र होता है, जो अंततः नील हरित शैवाल से उत्पन्न होती है, जो प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का उत्पादन करती हैं। कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नील हरित शैवाल आपका भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बीपीएससी के द्वारा ये पूछा गया प्रश्न है, अब मैंने भी इसको बताया है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आपका कहाँ पे है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस झील में, तो आपका लोकटक झील में, ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न बीपीएससी बहुत पूछता है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दाचिगम, ये नहीं है। बाकी अचनक कुमार, अगस्तमलाई, नोकरेक, ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है। वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दाचिगम नहीं है। दाचिगम क्या है, तो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू कश्मीर में है। और अचनक कुमार, ये आपका अचन कुमार या अचन कुमार, जो भी है इसका नाम, ये आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व आपका कहाँ पे है, तो तमिलनाडु और केरल में है ये, ठीक है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी आपका मेघालय में स्थित है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो आपका रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992, ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1992 में जो आपका रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील की राजधानी है, ये ध्यान रखिए, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। इससे पर्यावरण और विकास रियो शिखर सम्मेलन या रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। ये भारत की बात कर रहा, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन बी। अगला है, झील में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुपोषण की बात कर रहा है, ये आपका जो जल में, झील या जल में सुपोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी। इसके बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। देखते हैं, देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट, घरेलू सीवेज, कृषि में प्रयुक्त रसायनों के बहाव और औद्योगिक अपशिष्ट, यानी जो आपका कूड़ा कचरा होता है, से प्राप्त होने वाले नाइट्रेट और फास्फेट, शैवाल यानी जो सूक्ष्म पौधे होते हैं जल में, को अप्राकृतिक पोषण प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, जो आपका शैवाल वगैरह होते हैं, उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। इससे जलीय पौधे, शैवाल आदि अधिक वृद्ध होते हैं। जो इसमें, इससे क्या होता है, जो शैवाल वगैरह होते हैं, जो उसमें जल में पौधे होते हैं, ये अत्यधिक वृद्धि करने लगते हैं और श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में लेते हैं। जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की भी मांग करेंगे वो, तो वो श्वसन के लिए वो जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में लेते हैं, जिससे क्या होता है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
जिससे जलीय जंतुओं जैसे मछली आदि के लिए जो आपका घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन पर मृत्यु का संकट छा जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका जो कूड़ा करकट या मल मूत्र जो भी जाता है पानी में, उससे शैवाल वगैरह जो पौधे होते हैं छोटे मोटे वहाँ पे जल में, वो क्या होते हैं, उनको जो पोषण मिलता है वो ज़्यादा हो जाते हैं शोषण के लिए, फिर ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा जरूरत होती है उन्हें, ठीक है। और जब ज़्यादा जरूरत होती है शोषण के लिए, वो ऑक्सीजन सारा वही ले लेते हैं, तो जो आपका जीव जंतु होते हैं फिर उनको ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, सुपोषण कहा जाता है इसी को, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है। इस प्रकार के प्रश्न बीपीएससी बहुत पूछता है। इनमें से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता पूछ रहा है। तो मियादी बुखार, हैजा, अतिसार, प्लेग। प्लेग नहीं होता, ध्यान रखिएगा। प्लेग किससे होता है, तो चूहों से होता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है, बीपीएससी के द्वारा यही प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन सी, ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से बना है। बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना है, तो सोवियत रूस से के सहयोग से यह बना था, ठीक है। बरौनी आपका किस जिले में है, ये तो आपका बेगूसराय में है। ये भी पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में है ये। बार बार मैं रिवीजन करवा रहा हूँ इसका क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। तो ऑप्शन ए। अगला, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। किस स्थान पर कोसी नदी, जिससे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है इसे, करा किस स्थान पर यह गंगा में मिलती है, तो ये आपका कुर्सेला में मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिला पूछे किस जिले में, तो कटिहार जिले में। ध्यान रखिए कुर्सेला आपका कटिहार में ही है, तो ऑप्शन ए। अगला है, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। गोवध यानी जो गाय की हत्या किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था, तो ये आपका 1955 में इसे प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार पशु संरक्षण और सुधार अधिनियम 1955 के जरिए बिहार में गाय, बछड़ा, बैल, सांड के वध को प्रतिबंधित किया गया था। अगला है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के पहले जो है गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पूछ रहा है, इसमें कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी जो जनता दल से थे मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह थे। मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के क्या थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे, ठीक है। अगला है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार में कौन सा हिस्सा कह रहा भूतात्विक दृष्टि से पुराना है, तो इसमें से दिया है कौन सा सबसे पुराना है, तो आपका हो जाएगा खड़गपुर पहाड़ियां, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। खड़गपुर पहाड़ियां ये आपका धारवाड़ क्रम की हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की हैं, पुरानी है ये। और रोहतास जो पठार है ये आपका विंध्यन क्रम का है। और ये जो आपका उत्तर पश्चिमी पहाड़ी है तो आपका शिवालिक हिमालय का भाग है, तो और नवीनतम हो गया। और जो आपका तृतीय क्रम का है और उत्तर गंगा का मैदान ये तो और नवीनतम हो गया, तो यानी ये नवीनतम है। सबसे पुराना इसमें कौन है, खड़गपुर पहाड़ियां, ये आपका धारवाड़ क्रम की पहाड़ी है, ठीक है। अगला है, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है। ये सब बिहार स्पेशल के प्रश्न है ये। ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका गया में स्थित है, ठीक है, गया में। ऑप्शन ए, ब्रह्म योनि हिल बिहार के गया जिले में स्थित है। यह एक क्या है, पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला जो है किस नदी के तट पर है, तो फाल्गु नदी के तट पर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है, इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुनपुन नदी, ठीक है। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार जो आपका पलामू झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। और पटना जिले के फतुहा में एक गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। मोरहर और दरगाह जो है आपका ये पुनपुन की क्या है, सहायक नदियां हैं। अगला,
बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? तो देखिए इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, 12 जिले जो है आपका बिहार की जो है जिले जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। सारा नाम जरूर ध्यान रखिएगा, 12 आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, 12 के नाम: सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार। 12 जिले, ठीक है। और बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। अगला है बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला। ऑप्शन में आपका बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला, सर्वाधिक जूट जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं भारत में सर्वाधिक जो है जूट का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होता है। दूसरे नंबर पे आपका असम आता है और तीसरे नंबर पे आपका बिहार आता है, ठीक है, तीसरे नंबर पे बिहार है। अगला है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो बिहार में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार चूना पत्थर बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। अगला है बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट के जो है संपादक कौन थे? तो मुरली मनोहर प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखा था? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार से रश्मि कुमारी एक, जो रश्मि कुमारी हैं तो एक ये है अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन हैं, ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन बी। अगला 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। 1872 में बिहार हेराल्ड किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट है ये, तो बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, तो ध्यान से सारे प्रश्न को आप लोग देखिएगा। अगला है निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें इसमें पूछ रहा निम्न में से कौन सा सबसे लंबी है, विश्व की नहीं पूछा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न में जो ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन में आपका हो जाएगा रॉकी। इसमें से जो है रॉकी जो है सबसे लंबा है। अगर बात करें विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है कौन सी है, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन में आपका रॉकी है, तो ये ध्यान रखिएगा। और रॉकी जो है आपका ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर वैसे दिया होता विश्व में अगर पूछा होता तब एंडीज होता, तब इसमें हम लगा सकते थे, इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे अगर दिया होता विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तब ई लगाते, लेकिन यहाँ पे निम्न दिया है, इनमें से चूज करना था तो रॉकी। अगला है चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंगा दिया है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, नहीं, ये इनमें से कोई नहीं। चिनाब आपका किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की सहायक नदी है, ठीक है। ओ सॉरी, सतलज कह रहा हूँ, सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से निकलती है। यह सिंधु नदी अफवाह की दृष्टि यानी अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी सहायक नदी, वैसे सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज है, लेकिन अफवाह की दृष्टि से जो सबसे बड़ी कौन सी है, तो चिनाब है। इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। यह पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है, ठीक है, आपका चिनाब नदी, ठीक है, ये आपका क्या रहा, चिनाब नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये आपका क्या है, नवीन वलित पर्वत है, ऑप्शन सी, यानी मोड़दार पर्वत है, वलित मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मोड़दार पर्वत है, ऑप्शन सी।
वलित पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी भाग के भीतर परतों पर वलन के प्रभाव से होता है। हिमालय चीन, भूटान, नेपाल, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से होकर गुजरता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। और हिमालय, एंडीज, अल्पास, ये सब कैसी पर्वत श्रृंखला है? ये आपका जो है वलित पर्वत श्रृंखला है। पूछा गया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के किस भाग में कांटेदार पेड़ और झाड़ियां पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत में भारत के किस भाग में कांटेदार पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं? पूर्व दिया है, दक्षिण दिया है, उत्तर पश्चिम दिया है। देखिए ये आपका कौन सा एरिया है? यहाँ पे देखिए राजस्थान जो आपका मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपका क्या कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। तो ये किस भाग में है? तो ये आपका जो है उत्तर पश्चिम में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कटीली झाड़ियां, ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम में पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे पाई जाती हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सदाबहार वन देखिए यहाँ पे देखिए सदाबहार वन यहाँ पे पाया जाता है, इधर पाया जाता है आपका सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है। पर्वतीय वन आपका देखिए पर्वतीय वन, ये है आपका पर्वतीय वन, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव वन आपका यहाँ पे पाया जाता है, मैंग्रोव वन, ठीक। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में कांटेदार पेड़ और झाड़ियां पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिमी भाग का क्षेत्र आपका शुष्क और रेगिस्तानी परिदृश्य के लिए जाना जाता है, जो विभिन्न कांटेदार पेड़ों और झाड़ियों का क्या आपका घर है। सभी को पता है यहाँ पे बबूल वगैरह पाए जाते हैं। और यहाँ की मिट्टी आपका जो है कठोर जलवायु और रेतीली मिट्टी के अनुकूल ये आपका झाड़ियां होती हैं, ठीक है। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है, कंचनजंगा चोटी निम्नलिखित में से हिमालय के किस उपखंड में स्थित है? कंचनजंगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिमालय के किस उपखंड में है? तो ये आपका हो जाएगा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में है ये, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह कंचनजंगा या दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और पूर्वी हिमालय में विशेष रूप से नेपाल और भारत के सिक्किम के बीच यह स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पूर्वी हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश, नहीं उत्तर प्रदेश तो नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश देखते हैं, इसमें भी है इसमें भी है। तो छत्तीसगढ़ से गुजरात, झारखंड, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से गुजरती है। क्रम भी ध्यान के, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर यह गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से, नाम ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हमारे देश में एक जगह है जिसे शीत मरुस्थल कहा जाता है। यह क्षेत्र ऊंचा, शुष्क एवं समतल है। यह क्षेत्र में है। तो आपका जो आपका शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो लेह लद्दाख को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठंडा मरुस्थल, ऑप्शन सी। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? तो आपका हो जाएगा जो आपका ठंडे रेगिस्तान होते हैं करम मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते, यानी वहां पे मानसून क्यों नहीं जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शीत मरुस्थल में वह मरुस्थल है जिसमें अत्यधिक ठंडी सर्दियां होती हैं। ये रेगिस्तान आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। लद्दाख भारत का एकमात्र ठंडा रेगिस्तान है जो हिमालय में स्थित है। यह मानसून से प्रभावित नहीं होता क्योंकि यह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में वर्षा प्रतिवर्ष 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अगला है, जब कोई ट्रेन अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है तो उसे कई सुरंगों का सामना करना पड़ता है। ये सुरंगे की पहाड़ियों में है। देखिए देखिए यहाँ पे मैप में देखिएगा, ये आपका अहमदाबाद है। अहमदाबाद से हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे केरल जा रहे हैं। तो अहमदाबाद से केरल जाएंगे तो यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा जो है आपका है, कौन सा घाट है? तो पश्चिमी घाट है इधर। अरौली तो आपका यहाँ पे है, ऑप्शन में देखेंगे अरौली इधर कहीं है आपका राजस्थान और यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी घाट तो आपका यहाँ पे है। विंध्याचल आपका यहाँ पे बीच में पड़ता है। तो ये आपका क्या बचता है? तो पश्चिमी घाट।
तो यही है आपका, ठीक है। अहमदाबाद से हम जाएंगे केरल, तो यहाँ पे कौन सा पड़ेगा, तो ये आपका पड़ेगा पश्चिमी घाट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद से केरल यात्रा के दौरान कौन कौन से राज्य पार करेंगे हम, गुजरात हाई है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर हम केरल पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप मैप से समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता है और प्रकृति की सुनता था, और डरता था। करा मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से क्या था, डरता था, और प्रकृति की सुनता भी था और उसकी पूजा भी करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित है। मैं बताया था कि ये जो है प्रकृति को कौन सा श्रेष्ठ मानता है, तो निश्चयवाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संभववाद में विज्ञान को श्रेष्ठ माना जाता है, नव निश्चयवाद में आपका दोनों का क्या होता है, सामंजस्य की बात करते हैं, दोनों को साथ में लेकर चल की बात करते हैं, ठीक है। अगला है, असम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है। देखिए असम की बात कर रहा है, यहाँ पे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। मैप में देखिएगा असम है यहाँ पे, ये देखिए ये सब जो है आपके मैप से ही सॉल्व होते हैं। अगर आप मैप, आपके पास मैप है तो मैप लेकर जरूर ज्योग्राफी के प्रश्न सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो तभी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे ज्योग्राफी के प्रश्न। असम है यहाँ पे, देखिए कौन कौन से राज्य से घिरा है, तो ये आपका इधर अरुणाचल हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर से घिरा है, यहाँ पे मिजोरम से घिरा है, त्रिपुरा से घिरा है, मेघालय से घिरा है। एक यहाँ पे ये और ध्यान रखिएगा, ये किससे घिरा पड़ा है, यहाँ पे राज्य है, राज्य पूछ रहा है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल है ये, ठीक है, पश्चिम बंगाल है। कभी कभी पूछता है असम जो है ये सिक्किम से जुड़ता है कि नहीं। सिक्किम यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे सिक्किम, ये आपका सिक्किम है, सिक्किम से सीमा नहीं लगाता, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्किम से सीमा नहीं लगती है असम की। असम की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों से लगती है सीमा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देश पूछे, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आपका ये जो आपका दिख रहा है भूटान है, और इधर आपका कौन सा बांग्लादेश है, और दो देशों से इसकी सीमा लगती है, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भूटान और बांग्लादेश से सीमा लगती है, और बाकी 7 राज्यों से असम सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मालदीव से लक्षद्वीप। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारत और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। बात करें अगर हम पाक जलडमरू मध्य की, मैंने बताया था, तो भारत और श्रीलंका के मध्य है, ठीक है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को आपका 10 डिग्री, ठीक है, अंडमान और निकोबार को आपका 10 डिग्री चैनल, और 6 डिग्री चैनल आपका इंडोनेशिया से इंदिरा पॉइंट जो होता है आपका दक्षिणतम जो बिंदु है वो अलग होता है, ठीक है। अगला है, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है। चुंबी घाटी ये आपका सिक्किम राज्य में है, ठीक है, चुंबी घाटी आपका सिक्किम में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय गंगा मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय गंगा मैदान, ये आपका देखिए, ये जो आपका एरिया है ये क्या है, आपका गंगा का मैदान है सारा पूरा इधर, ठीक है, गंगा के मैदान है। कह रहा है भारतीय गंगा के मैदान को दक्षिणी पठार से विभक्त करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। ये आपका क्या है, दक्षिणी पठार हो गया, ठीक है, जिसे आप लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं, ठीक है। इससे जो कौन अलग करता है, तो यहाँ पे देखिए बीच में आपका क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है बीच में, तो यही जो है आपका क्या करता है, ये आपका अब गंगा के मैदान और दक्षिण पठार को क्या करता है, अलग करता है। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इधर देखिए आपका यहाँ पे अरावली है, ठीक है, यहाँ पे अरावली है, फिर उसके नीचे देखेंगे आपका क्या है, सतपुड़ा है, ठीक। विंध्य श्रेणी भारत गंगा के मैदानों को दक्कन के पठार से अलग करता है। विंध्य भारत के पर्वत श्रृंखलाओं की एक असंतत श्रृंखला है। विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से क्या करती है, अलग करती है, अभी बताया था मैंने। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में और अरावली श्रेणी, अच्छा, विंध्य श्रेणी सतपुड़ा के उत्तर में और अरावली श्रेणी के पूर्व में स्थित है। बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका अरावली है, अरावली के पूर्व में स्थित है ये, और ये सतपुड़ा की क्या है, ऊपर यानी उत्तर में स्थित है, ठीक है।
बिंद श्रेणी का उल्लेख कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। नर्मदा नदी बिंद सतपुड़ा पर्वत से होकर बहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका नर्मदा नदी है, देखिए यहाँ पे बीच में ब्लू कलर की पतली सी लाइन गई है ना, ये आपका क्या है, नर्मदा नदी है। ऊपर आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, नीचे आपका सतपुड़ा है, बीच में कौन सी नदी बहती है, तो आपका नर्मदा नदी बहती है। ये भी पूछा जाता है, नर्मदा नदी किसके बीच बहती है, तो आपका विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहती है। ये भी प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। बिंद से निकलने वाली नदियां आपका चंबल, बेतवा, केन, काली सिंध और पार्वती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, शीतकालीन वर्षा का अधिकतम भाग किस राज्य को प्राप्त होता है। शीतकालीन जो आपका सर्दियों के समय वर्षा होती है, किस राज्य को प्राप्त होता है सर्वाधिक वर्षा, तो ये आपका तमिलनाडु को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर तट पूछे तो ध्यान रखिएगा, इस जो तमिलनाडु का तट है उसे क्या कहते हैं, उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। कभी कभी तट भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। शीतकालीन वर्षा जो है कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक होती है, ये भी ध्यान रखिए, तमिलनाडु, ऑप्शन सी। अगला है, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या अनिवार्य है, तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल ये तो चाहिए है लोकतंत्र में। अवसर की समानता भी चाहिए, ठीक है, सभी को जो है अवसर की समानता चाहिए। और अधिकारों की रक्षा, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, अधिकार भी चाहिए और उनकी रक्षा भी चाहिए, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है, कि सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। बता चुका हूं कई बार कि सरकार को प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधित्व वाली सरकार कहते हैं, तो लोकतांत्रिक सरकार को। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं, तो वही आपका जो है कानून वगैरह जो भी बनाते हैं वही हम उसी को क्या करते हैं, प्रतिनिधि सरकार यानी लोकतांत्रिक सरकार उसी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। प्रजातंत्र की मजबूती के लिए क्या आवश्यक नहीं पूछ रहा है, तो नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, ये तो जरूरी है भाई, चुनाव होगा तभी तो जो है प्रजातंत्र सही रहेगा। निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, जनता की भागीदारी तो होना ही चाहिए, ठीक है। जागरूक जनमत, ये भी आपका होना चाहिए जनमत। और सशक्त तथा समर्पित नौकरशाही, ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रजातंत्र के लिए इतना जरूरी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा नहीं है। लोकतंत्र की संकल्पना का हिस्सा कौन सा नहीं है, समानता, ये तो लोकतंत्र जो समानता जो है आपका लोकतंत्र समानता की बात करता ही है, एक तंत्र की बात नहीं करता, ठीक है, एक तंत्र नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्वायत्तता, ये भी यानी स्वायत्त यानी स्वतंत्र होना चाहिए, इस स्वतंत्रता की बात करता है, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नहीं पूछा है ना, तो ऑप्शन बी। अगला है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये पूछा गया प्रश्न है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। अगर हम बात करते हैं चुनाव आयोग की, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में कौन है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर किया करिए, ठीक। अगला है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धन विधेयक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सकता है, एक मंत्री द्वारा इसे पेश किया जाता है, यानी इसे किसमें पेश किया जाता है, तो इसे लोकसभा में पेश किया जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही पेश किया जाता है, नहीं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे पेश किया जाता है, ठीक है, ये भी सही है। इसे राज्यसभा द्वारा केवल अधिकतम 2 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है, नहीं, राज्यसभा को जो है इसमें सीमित अधिकार है, तो मात्र 14 दिन के लिए जो है धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है, ठीक है, 14 दिन के लिए मात्र, ठीक है, सीमित अधिकार होता है राज्यसभा को, इसमें ज्यादा अधिकार नहीं होता है, इसमें संशोधन वगैरह नहीं कर सकती सरकार राज्यसभा, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। धन विधेयक की बात करें, इसकी परिभाषा आर्टिकल 110 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट और, धन विधेयक पर ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, मैंने बताया था संयुक्त बैठक इस पर नहीं बुलाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष, तो 1948 में लागू किया गया था, ऑप्शन डी।
स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 1952 में इसकी पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की। राज्यसभा क्या आपका उच्च सदन है। अच्छा, ये कैसा सदन है? अस्थाई सदन है। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अस्थाई सदन होता है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो ध्यान रखिए, दोनों में अंतर है। सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष होता है सदस्यों का कार्यकाल। अब प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम किस अनुसूची में होते हैं? तो पहले अनुसूची में है। तो अगर हम किसी के नाम में परिवर्तन करते हैं तो पहले अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। मैंने लिस्ट भी आपको दिया था, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। भारत यानी राज्यों का संघ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, किस कंपनी ने तपेदिक वैक्सीन एमटीबी वैक का क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है? तपेदिक वैक्सीन का जो है क्लिनिकल परीक्षण किसने शुरू किया है? तो भारत बायोटेक ने किया है। करंट अफेयर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन सी। अगला है, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो बने हैं, ऑप्शन डी। अगला, विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? विश्व के पहले ओम मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में? तो आपका राजस्थान में, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के लिए किसने विधेयक पारित किया है? तो थाईलैंड ने पारित किया है, ऑप्शन सी। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी आईएनए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सदानंद वसंत तिथि बने हैं, ऑप्शन बी। अगला, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डेटाबेस लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड रखने के लिए एक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी। अगला है, अमूल जो आपका अमूल किस देश में पहली बार अपने ताजा दूध उत्पाद लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो ये आपका कहाँ पे? तो अमेरिका में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, संयुक्त अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU द्वारा किसे उनके नाम पर क्षुद्रग्रह का नाम देकर सम्मानित किया गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर, ऑप्शन ए। अगला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर पहला वैश्विक प्रस्ताव किस संगठन ने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने अपनाया है, ऑप्शन ए। अगला है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? 126। अगला है, किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह पुरस्कार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश से मिला है? तो भूटान से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए भूटान की राजधानी क्या है, ठीक है। भूटान की राजधानी बताइए और भूटान की मुद्रा बताइए, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, ठीक। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।